यस, हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में क्लास 6 के स्टूडेंट्स का जो सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके हिस्ट्री के चैप्टर 2। तो स्टूडेंट अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो चैप्टर 2 पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया वीडियो। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपकी जो न्यू बुक जो पब्लिश हुए हैं एनसीईआरटी के वेबसाइट से, तो वहाँ पर आपके चैप्टर के 2 पार्ट्स को मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मार्च करके केवल एक चैप्टर बना दिया गया है। तो अब हम उस पार्ट को पढ़ेंगे जिस पार्ट को मैंने अपने पहले के वीडियो में कंप्लीट नहीं किया था, कवर नहीं किया था। तो वो कौन कौन से पार्ट है, क्या नया एडिशन हुआ है, तो इसके लिए हम चलते हैं आपके किताब के अंदर। तो चलिए स्क्रीन पे वापस अपने स्टडी वाले स्क्रीन पे। स्टूडेंट, जिस पार्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि जो आपका 3rd चैप्टर था पहले, उसे 2nd चैप्टर के साथ में मार्च किया गया। तो आइए आज पहले उसी पार्ट के बारे में जानते हैं कि जहाँ से ये आपका मार्च होता है। तो ये आपका जहाँ से अगर आपके पास बुक है तो उसमें आपको दिखेगा कि डोमेस्टिकेशन वाले पार्ट, तो डोमेस्टिकेशन वाले पार्ट से जो है ये स्पेशली मार्च कर दिया गया आपका 1st चैप्टर के 2nd चैप्टर के साथ में 3rd चैप्टर को, ताकि बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ से आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो सबसे पहले आप यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिए, दैट इज व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, कि डोमेस्टिकेशन क्या है। ये क्वेश्चन आप लिखकर इसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप को प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं है, आप मेरे वेबसाइट जो है www.adicareerpoint.com में भी जाकर इसके नोट्स लिख सकते हैं। वहाँ भी मैं अपलोड कर दूंगी 2 दिनों के बाद, अभी तो नहीं होगा, तो तब आप भी इसके लिख लीजिएगा। तो डोमेस्टिकेशन इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली द नेम गिवन टू द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच पीपल ग्रो प्लांट, यानी डोमेस्टिकेट करना यानी घरेलू बनाना, घर के साथ में रिलेटेड है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। एक प्रोसेस थी, प्रक्रिया जो कंटिन्यू चल रही थी, इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, यानी जिसमें लोग क्या ग्रो करते थे, लोग प्लांट ग्रो कर रहे थे और साथ ही साथ एनिमल्स की देखभाल कर रहे थे। लेकिन ये जो है एक दिन के प्रोसेस में नहीं था, ये जो था ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था जिसे करने में उनको टाइम लगा। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कि कब से ये डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। तो ये जो है वेरी ऑफन plant and animals that are tended by people become different from wild plants and the animals। अब देखिए, जब लोगों ने प्लांट और एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, उनको जो है प्लांट को घरों पे उगाना शुरू किया या फिर जहाँ वो रहते थे वहाँ उसे उगाना शुरू किया और एनिमल्स को अपने साथ रखना शुरू किया, तो ये वो एनिमल्स थे जो कि वाइल्ड एनिमल्स से अलग थे और ये वो प्लांट्स थे जो वाइल्ड प्लांट से अलग थे। तो अब इन्होंने, अब क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किस तरह के प्लांट्स को चुना था और किस तरह के एनिमल्स को चुना था डोमेस्टिकेट करने के लिए। तो ये जो है दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, अभी मैंने बताया। तो फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स, तो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स वर सेलेक्टेड बाय देम। यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कौन से तरह के प्लांट्स को उन लोगों ने सेलेक्ट किया था, सेलेक्टेड बाय अर्लियर पीपल ने किस तरह के प्लांट को सेलेक्ट किया था डोमेस्टिकेट करने के लिए। तो ये आप क्वेश्चन आप लिख करके इसका आंसर लिख सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह के प्लांट को उन लोगों ने सेलेक्ट किया था डोमेस्टिकेशन करने के लिए। तो इन लोगों ने दे सेलेक्टेड दोज प्लांट दैट यील्ड लार्ज ग्रेन, उन लोग ने कौन सा प्लांट को सेलेक्ट किया था जो लार्ज ग्रेन, जिसमें ग्रेन के साइजेस लार्ज थे, एंड हैव स्ट्रॉक स्टाल्क एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, यानी एक ऐसे प्लांट्स को उन लोगों ने सेलेक्ट किया जिस पर ग्रेन्स होंगे तो उनको वो खुद जो है बियर कर पाए, ये नहीं कि वो उसे बियर ना कर पाए और प्लांट जो है खराब हो जाए। एंड सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव सेम क्वालिटीज। और इसके अलावा क्या करते थे वो लोग, सीड्स को भी जो है खास करके सीड्स को भी वो लोग प्रिजर्व करके रखते थे ताकि वो उससे एक अच्छा न्यू प्लांट जो है नेक्स्ट टाइम में सीड्स को बोकर जो नए प्लांट्स लेकर आ सके।
इसके अलावा अब यहाँ जो ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये डील्स करता है कि किस तरह के एनिमल्स को उन लोगों ने डोमेस्टिकेट किया, क्योंकि एनिमल्स भी जिन्हें उन्होंने डोमेस्टिकेट किया वो भी किससे अलग थे, वो भी जो है वाइल्ड एनिमल्स से एकदम ही अलग थे। जब वो वाइल्ड एनिमल्स से एकदम अलग थे तो किस तरह के एनिमल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया, तो अमंग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, तो ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स होगा, शेर को तो पाल नहीं सकते, तो ऐसे एनिमल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया जो कैसे थे, जो जेंटल्स थे, and are selected for breeding also. As a result, gradually domesticated animals and plants जो है become different from the wild animals and plants. अब इसलिए क्या है, उनकी सिलेक्शंस जो है ये डिपेंड कर रही थी चीज़ों से, उनको किस तरह से सिक्योरिटी होगी, जानवर को कौन से एनिमल्स को अगर वो पालेंगे अपने घर पे रखेंगे तो उससे उन्हें क्या बेनिफिट होगा, और वो कितने जेंटल होंगे ताकि उनके लाइफ के ऊपर भी कोई थ्रेट नहीं होगा। ऐसे ही एनिमल्स को उन लोगों ने क्या किया था, अर्लियर पीपल ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल द टीथ्स एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर दिख रहा है कि टीथ्स एंड हॉर्न्स ऑफ टीथ्स एंड एनिमल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं दैट्स are usually much larger than those of the domesticated animals, that is the horns of wild animals or teeth of wild animals are usually much larger than those of the domesticated animals. तो अब ये जो डोमेस्टिकेशन था it is actually a gradual process that took place in many parts of the world. ये एक जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में हर एक हिस्से पे हुआ, और ये स्टार्ट कब से हुआ था, इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। और 12,000 ईयर्स अगो में आपको मैंने पढ़ाया था कि इस समय क्लाइमेट में चेंज हुआ था, क्लाइमेट बिकम वार्म, क्लाइमेट क्या हो गया था, वार्म हो गया था, हल्का गर्म हो गया था, और जिसकी वजह से जो ग्रास जो है वो ग्रो होने लगी थी, और जब ग्रास ग्रो होने लगे थे तो ग्रास को ईट करने वाले यानी ग्रास खाने वाले एनिमल्स भी आने लगे। तो ये था अबाउट द डोमेस्टिकेशन। अब आगे पढ़ते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब ये न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है, देखिए पहले क्या था, द अर्लीस्ट पीपल जो एकदम स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि दे वर एक्चुअली हंटर गैदरर्स, वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग वर दे वर नोमेडिक इन नेचर, वो कैसे थे, नोमेडिक इन नेचर, यानी वो यहाँ वहाँ घूम कर जीवन बिताते थे, वो एक जगह सेटल्ड नहीं थे। अब जैसे ही इन लोगों ने मान लेते हैं कि ग्रेन्स ग्रो करना शुरू किया, प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो इनके लाइफ में भी 12,000 ईयर्स के अराउंड में जो है एक मेजर चेंज इनके लाइफ में भी आने लगा। अब वो मेजर चेंज क्या है, एक न्यू वे ऑफ लाइफ के रूप में आती है। तो देखो यहाँ बताया है, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। ऑब्वियसली हम अगर कोई प्लांट अगर मान लो उसे हम लगा रहे हैं जब वो छोटा होता है तो उसको हमें देखरेख करने के लिए वहीं अपना घर बना करके रहना पड़ेगा, एक जगह सेटल होकर हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कई लंबा एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक टाइम्स, कभी वीक्स लगते हैं, वीक्स से तो ज़्यादा ही लगता है, मंथ्स लगते हैं, और इसके साथ साथ इन सम केसेस ईयर्स भी लगते हैं, साल भी लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि लोगों को उस प्लांट की देखरेख करने के लिए वहीं सेटल होकर रहना पड़ेगा, यानी वहीं अब उन्हें रहना पड़ेगा जहां उन्होंने प्लांट को ग्रो किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है लोगों के लाइफ में एक नया चेंज आने लगा। अब जो है लोग घूम कर जो नोमैडिक लाइफ बिताते थे, अब वो नोमैडिक लाइफ में चेंज आया कि अब इनको क्या करना पड़ा, अब ये जो है सेटल लाइफ में जो है अब इनका लाइफ जो है चेंज होने लगा। तो इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस, दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, उसको वाटरिंग करना, वीडिंग करना, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सारे काम उनको करने हैं, क्योंकि प्लांट लगाने से केवल नहीं होता है, प्लांट में हमें पानी देना पड़ेगा, उसकी वीडिंग करनी पड़ेगी, आसपास अगर कुछ पौधे उगे हैं जिससे उनके पानी को खतरा है, प्लांट्स को प्रॉब्लम है तो उसको हटाना
पड़ेगा, एनिमल्स को भगाना पड़ेगा, बर्ड्स को भगाने पड़ेंगे, एंड टिल द ग्रेन राइपेंड। और कब तक ये काम करना पड़ेगा? जब तक कि उनका ग्रेन जो है पक ना जाए, राइप ना हो जाए, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद फिर ग्रेन्स को केयरफुली उनको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम? इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नया लाइफ शुरू हो रहा है, और ये लाइफ का नाम क्या है? सेटल्ड लाइफ, यानी हाउ द न्यू वे ऑफ लाइफ, दैट इज द सेटल्ड लाइफ बिगेन। किस तरह से सेटल लाइफ शुरू होती है ये हमने पढ़ा। अब हम आगे, तो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड, अब देखिए ग्रेन को भी स्टोर करके रखना है। अब हमारे ज़माने के जैसा तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो फैसिलिटीज़ तो है नहीं वहाँ पर। टेक्नोलॉजी क्या थी? टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही लो लेवल टेक्नोलॉजी थी। हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो कैसी थी? लो लेवल टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो छुटपुट जो आसपास स्टोन टूल्स वगैरह यूज़ करते थे तो उसमें भी वो अपना दिमाग लगाते थे, टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते थे, समझ लीजिए। तो ये जो थी लो लेवल टेक्नोलॉजी थी, और इस समय ग्रेन्स को स्टोर करके रखना फॉर फूड एंड फॉर सीड ऑल्सो। देखिए दो यूजेस था ग्रेन का। आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन, यूजेस ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स के यूज किस लिए किए जाते थे? तो ग्रेन्स को यूज किया जाता था फॉर बोथ द पर्पस, बोथ पर्पस, दैट इज फॉर व्हाट? फूड के लिए ग्रेन्स को यूज किया जाता था, और ग्रेन्स को किसके लिए यूज किया जाता था? एज ए सीड्स के रूप में भी ग्रेन्स को यूज किया जाता था। सो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोगों को सोचना है कि इन ग्रेन्स को कैसे वो जो है स्टोर्स करेंगे, हाउ टू स्टोर, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उनके सामने आया। तो ऑब्वियसली इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके जो है अपनाए। तो उसमें से इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब इसको ग्रेन्स को रखने के लिए उन लोगों ने क्या शुरू करना किया? उन लोगों ने क्ले पॉट्स को बनाना शुरू किया, और वो बास्केट बनाना शुरू किया, और साथ ही साथ पिट्स बनाए, अंडरग्राउंड पिट्स बनाए, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर गड्ढे बनाए गए, और उसको कवर किया जाने लगा, ताकि जो है नेक्स्ट सीजन में उन ग्रेन्स को फिर से वो सीड्स को जो है वो शो कर पाए, और उसके बाद उससे जो है नई फसल उनके लिए आए, न्यू ग्रेन्स उनके लिए आए। तो ये जो टेक्निक्स जो उनको यूज़ करना था, इस तरह से उनके लाइफ में एक मेजर चेंज आ गया। जो लाइफ वो घूम कर बिताते थे, जानवरों के पीछे घूमते थे, पानी के लिए घूमते थे, सीजन चेंज होने से घूमते थे, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर से भागने के लिए घूमते थे, अब उनको क्या करना पड़ रहा है? अब उनको सेटल्ड लाइफ के तरफ में आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब आगे चलते स्टोरिंग एनिमल्स। हमने ये देखा कि किस तरह से ग्रेन्स को स्टोर करने की टेक्निक उन लोगों ने अपनाई। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच दे स्टोर्ड ग्रेन्स एंड हाउ दे स्टोर्ड ग्रेन्स, किस तरह से उन्होंने ग्रेन्स को स्टोर किया? इसके लिए उन्होंने बनाया लार्ज क्ले पॉट्स बनाए, वो बास्केट बनाया, डग पिट्स गड्ढे खोदे। अब चलते हैं कि किस तरह से एनिमल्स को उन लोगों ने जो है रखना शुरू किया। तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स तो अपने आप में नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहे थे, ब्रीडिंग होती थी, बच्चे जन्म लेते थे एनिमल्स के, तो ऑब्वियसली एनिमल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लाई होना मतलब उनका जो है नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाना, तो नंबर तो इंक्रीज कर जाएंगे। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अब एनिमल्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एनिमल से क्या मिलेगा? मिल्क भी मिलेगा, एंड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा एनिमल्स को जो है मिल्क के लिए यानी फूड के लिए यूज़ किया जाने लगा, इसके अलावा मीट के पर्पस के लिए, तो यानी दोनों ही जो है आपका फूड ही कह सकते हैं, मिल्क को भी फूड के रूप में, मीट को भी फूड के रूप में, वेन एवर रिक्वायर। एंड इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, यानी जिन जानवरों को वो पालते थे अब उसे वो उन्हें जो है अर्लीस्ट पीपल अपने फूड के रूप में भी यूज़ करने लगे, यानी उनको भी उन्होंने जो है समझ लीजिए कि स्टोर ऑफ फूड के रूप में यूज़ किया जाने लगा। तो ये था एनिमल्स का यूज़, यानी एनिमल्स को उन लोगों ने पालना शुरू किया, और पालने के बाद में जो है उसे बहुत सारे बेनिफिट्स थे, उनके फूड्स उनके मिलते थे, फूड्स के रूप में मिल्क मिलते थे, इसके अलावा मीट के रूप में भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता था।
अब आगे पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। भैया फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स आए कहाँ से? तो अब फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में टर्न टू मैप टू पेज नंबर 13 बोला गया है। तो आप बच्चे अपने बुक में पेज नंबर 13 ऑन ओपन करके आप जरूर से मैप देखिएगा। पेज नंबर 13 में जो मैप दिया हुआ है आप लोगों का, तो पेज नंबर 13 के जो मैप है उसमें से आपको पता चलता है कि दैट यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। उसमें क्या है, कई सारे ब्लू स्क्वायर्स इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है। एंड ईच मार्क्स अ साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैज फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स। ये जो बॉक्सेस थे ये किस कलर में थे? ब्लू कलर्स में थे। अब ये ब्लू कलर किस चीज को मार्क कर रहा है? ये ब्लू कलर जो है ये मार्क कर रहा है वो सारे साइट्स को जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनसे डिस्कवर किया, एविडेंस पाए वहां से ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी जो सबसे अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स बने उनके एविडेंसेस जहां जहां से मिले उन्हें उन्होंने ब्लू कलर से बॉक्स को जो है रिप्रेजेंट किया है। एंड दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब स्टूडेंट कि खाली ये आपका इंडिया तो है, इंडिया के साथ साथ इंडिया के इस तरफ का जितना पार्ट है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो है सब कॉन्टिनेंट में आता है। और इस सब कॉन्टिनेंट के हर इलाके पे जो है आपको क्या मिल रहे हैं? एविडेंसेस मिल रहे हैं कि उस समय फार्मर्स एंड हर्डर्स जो है किस तरह से अलग अलग जगह पे डेवलप किए। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। तो अब प्रेजेंट डे कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसे मैं आपको एक मैप ही ड्रॉ करके यहाँ पर बता देती हूँ कि प्रेजेंट डे कश्मीर, जो आज का जो कश्मीर है आप इस तरह से ले लीजिए, तो ये है आपका कश्मीर। और इसी कश्मीर के कहाँ पर? कश्मीर के इम्पॉर्टेंट वन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड प्रेजेंट डे कश्मीर। तो ये आपका इंडिया का हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला पार्ट हो गया। और इसके अलावा हमारा आज का कश्मीर एंड ईस्ट यानी ये हमारा जहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जिसे हम आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इन सारे जगहों पे, और इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस मिले जहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं। किनके एविडेंस मिले हैं? द एविडेंसेस ऑफ द अर्लीस्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं? From where did the archaeologists get the evidences of the early farmers and hunter gatherers? Early farmers and herders. That is from the part of the northwestern part of the subcontinent. प्रेजेंट डे कश्मीर, इसे आप क्या कीजिएगा? मैप में लोकेट कीजिएगा। और इसके साथ इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी जो है इनके एविडेंसेस मिले हैं। एंड टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स और हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। तो अब ये जानने के लिए कि ये सेटलमेंट्स फार्मर्स और हर्डर्स के, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने किसे स्टडी करना शुरू किया? साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया उन सारे एविडेंसेस को जो यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर एविडेंसेस किस चीज के मिले हैं? यहाँ पर एविडेंस आपको मिल रहे हैं प्लांट के और एनिमल बोन्स के, और उनको स्टडी करके, एनिमल बोन्स को स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये कितने पुराने हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। बर्न्ड ग्रेन का मतलब जला हुआ ग्रेन जो है यहाँ से मिला है। तो दीज में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। अब ये जो बर्न्ड ग्रेन का जो एविडेंस मिला है तो ये इसके बारे में ये कहा जाता है ये हो सकता है एक्सीडेंटली, मैंने किसी वजह से अचानक से जल गया हो या फिर पर्पस, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए जलाया गया। सो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया। एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि बहुत सारे ग्रेन्स जो है, बहुत सारे क्रॉप्स जो है भारत के कोने कोने में ग्रो किए जाते थे। एंड दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जिससे पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो यूज़ किया करते थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब चलते हैं स्क्रीन में वापस। यस तो स्टूडेंट आपने देखा कि कौन से पार्ट का
जो चैप्टर 3 का पार्ट जो 2 में मर्ज करके चैप्टर 1 कर दिया गया, यानी 2 चैप्टर को मिलाकर एक ही चैप्टर आपका चैप्टर 2 हो गया। और उसमें हमने आज पढ़ा डोमेस्टिकेशंस के बारे में कि किस तरह से डोमेस्टिकेशन शुरू होती है। डोमेस्टिकेशन पढ़ा और डोमेस्टिकेशन के साथ साथ हमने ये पढ़ा कि प्लांट को किस तरह से डोमेस्टिकेट किया गया, कौन से प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया और किस तरह के एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट किया गया। तो इन टॉपिक्स को हमने कवर किया और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि डोमेस्टिकेशन के साथ साथ किस तरह से लाइफ में चेंज आ रही है और लाइफ में एक सेटल्ड लाइफ के तरफ में जो है पूरी सोसाइटी शिफ्ट होने लग गई। कब से? अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। अराउंड हाउ मेनी ईयर्स अगो? अराउंड 12,000 ईयर्स अगो में पूरी सोसाइटी, पूरे सिस्टम जो है चेंज होने लग गई। अब लोग जो है डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं और डोमेस्टिकेशन के साथ साथ वो एक जगह सेटल भी होने लग गए हैं। तो ये हमने देखा और इसके साथ साथ ये भी देखा कि प्लांट्स को तो हमने ग्रो करना शुरू किया, अब इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, कौन से ऐसे टेक्निक्स को उन्होंने अपनाया, कैसी व्यवस्था की, ये सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। तो ऐसे ही बाकी दूसरे पॉइंट्स को भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और चिल्ड्रन, ये वीडियो आपको 4 पार्ट में मिलेगा, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे। इस तरह से आपको ये शेड्यूल आपकी बना दी गई है कि आपको वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे यानी 4 पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा। तो इसे कंटिन्यू हम करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम अपने अगले चैप्टर में शिफ्ट होंगे। तो स्टूडेंट, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से खेलिए और गर्मी की छुट्टियां हैं अच्छे से बिताइए और छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कीजिए। नमस्कार।